हम साहित्य की विधाओं का अध्ययन कर रहे हैं और उसी में हमने गद्य का, पद्य का और नाटक शिक्षण का अध्ययन कर लिया है। आज हम तीसरी विधा व्याकरण शिक्षण का अध्ययन करेंगे। साहित्य की 3 प्रमुख विधाएं बताई हैं, गद्य, पद्य और व्याकरण। तो गद्य और पद्य का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तीसरी विधा व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण क्या है? भाषा को नियम में बांधने का कार्य व्याकरण द्वारा किया जाता है। भाषा की उत्पत्ति तो हो गई, पर कौन सी भाषा शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध है, इसका कोई मापदंड पहले प्राचीन में निर्धारित नहीं था। धीरे धीरे व्याकरणाचार्यों ने भाषा के लिए नियमों का निर्धारण किया कि एक भाषा के अंतर्गत ये नियम होने जरूरी है, तभी वो भाषा का दर्जा प्राप्त करेगी। तो इसके लिए व्याकरण का प्रादुर्भाव हुआ, व्याकरण का विकास हुआ, जो भाषा को एक नियम में बांधकर उसको शुद्धता, परिनिष्ठता, परिमार्जित करने का कार्य करती है। भाषा का जो परिमार्जन है वो व्याकरण के माध्यम से ही संभव है। यदि व्याकरण नहीं होता तो हमारे सामने शुद्ध भाषा भी नहीं होती, न ही भाषा के लिए कोई नियम होते, और आज जो भाषा का रूप हमारे सामने आ रहा है वो रूप भी हमारे सामने नहीं होता। सभी अपनी अपनी भाषा में किसी भी प्रकार के कैसे भी शब्दों का उच्चारण करके कहीं भी कर्ता लगा देते, कहीं भी क्रिया लगा देते, कहीं भी लिंग लगा देते, वचन लगा देते, तो वो भाषा का शुद्ध रूप नहीं होता। व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करने का कार्य करता है। व्याकरण जो शब्द है उसको व्याकरोक्ति से लिया गया है। भाषा को व्याकृत करना वह शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है, अर्थात भाषा को नियमों में बांधना, शुद्ध करना ही व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आता है। व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत में के शब्द से हुई है, और उसका अर्थ है व्याकरण। वी का प्लस आन, ये क्री धातु से बने हैं, और उसके बाद ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है व्याकरण में, जिसका अर्थ है वह शास्त्र जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द सिद्धि संभव हो सके, अर्थात जिससे अर्थ की पूर्ण रूप से शुद्धता और पूर्ण अर्थ संभव हो सके। अन्यथा जब तक भाषा के माध्यम से पूरे अर्थ की प्रतीति नहीं होगी तो वो व्याकरण के शुद्ध रूप में नहीं होगा। शब्द से वाक्य, वाक्य वर्ण पहले बने, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, तो ये जो नियम बनाए ये व्याकरण के माध्यम से ही निर्धारित किए गए। पतंजलि जो व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने व्याकरण को भाषा का अनुशासन माना है, अर्थात हर चीज अनुशासन से निर्धारित है। अनुशासन के माध्यम से हम नियमों पर चलने पर अग्रसर होते हैं। साधारण जीवन में भी हम यदि अनुशासन से जीवन जीते हैं तो हमको कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है, और अनुशासित जीवन मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही भाषा को शुद्धता प्रदान करने के लिए, अनुशासन प्रदान करने के लिए, एक नियम में बांधने के लिए, परिमार्जन करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता हुई, जो भाषा को अनुशासन में रखने का कार्य करती है, अर्थात एक लीक से चलने के लिए अग्रसर करती है। वह कहते हैं व्याकरण शब्द अनुशासन है, शब्द को भी अनुशासन में बांधने का काम करता है। दूसरा, व्याकरण भाषा रूपी अश्व का नियंता है। पतंजलि ने कहा है कि भाषा रूपी अश्व, भाषा रूपी घोड़े को चलाने के लिए व्याकरण एक घोड़ा है जो उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। अब जो थे उन्होंने परिभाषा दी है, व्याकरण को
भाषा अनुशासन माना गया है। ठीक है, उन्होंने व्याकरण को भाषा का अनुशासन माना है। और पाणिनि जो व्याकरणाचार्य हुए हैं, उन्होंने व्याकरण वह शास्त्र या विधा है जिसमें शब्दों को शासित करने के नियम होते हैं। अर्थात व्याकरण जो है वह विधा है जो शब्दों को अनुशासन में एक नियम में चलने की प्रक्रिया रखती है और अनुशासित करने का कार्य करती है। जिस प्रकार सत्तू जो होता है, आपको पता हो, सत्तू जो एक खाद्य पदार्थ है वो किससे प्राप्त होता है? सभी अनाज के सत्तू को छानकर हम सत्तू का निर्माण करते हैं और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, जिस प्रकार सत्तू को छानकर छलनी से परिष्कृत किया जाता है, मतलब उसको शुद्ध अच्छा किया जाता है, शुद्ध मापदंड किया जाता है, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग भाषा को बुद्धि बल से परिष्कृत करते हैं। अर्थात भाषा के लिए जो नियमों का निर्धारण करते हैं वो भाषा को अनुशासित करने का कार्य करता है, भाषा को परिष्कृत करने का कार्य करता है। यह बुद्धि बल व्याकरण से ही प्राप्त होता है। बिना व्याकरण के हम भाषा को परिमार्जित परिष्कृत नहीं कर सकते और न ही भाषा का शुद्ध रूप हमारे सामने आ सकता है। तो भाषा जो है, भाषा को आगे बढ़ाने में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गौड़ नामक विद्वान ने कहा है, व्याकरण नियमों का समूह है। अर्थात नियम है, भाषा को नियम में बांधने का काम कर रही है, जो किसी भाषा की वाक्य रचना के ढांचे का स्पष्ट बोध कराती है तथा उसे नियंत्रित करती है। भाषा को नियंत्रित, परिमार्जित, शुद्धता, अनुशासन प्रदान करने का कार्य व्याकरण के द्वारा ही किया जाता है। अब है व्याकरण के भाग। भाषा के 3 भाग बताए हैं: वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। अर्थात सबसे पहले वर्ण, जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि मानी गई है, वो वर्ण भाषा का मूल आधार है। वर्ण जो के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, हमने पहले भी अध्ययन किया है, इनका ये सब सम्मिलित किया जाता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके के द्वारा भाषा की मतलब नींव है, हम नींव कह सकते हैं, जो भाषा के निर्माण में एक नींव के पत्थर के समान कार्य करता है। यदि वर्ण नहीं होते तो शब्द नहीं बनेंगे, शब्द नहीं बनेंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा है शब्द विभाग। शब्द विभाग जो है वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो कि हम पहले भी अच्छे से हमने इसके बारे में विचार कर लिया है। तो वर्ण क्या जो है, शब्दों का सार्थक समूह है। अकेला वर्ण जो होता है वो पूरे भाव की प्रतीति नहीं कराता, तो उसके लिए शब्द बने। शब्द भी वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए जिससे किसी एक अर्थ की प्रतीति होती हो, तब वो जो है उस सार्थक होगा, अन्यथा वो जो है सार्थक नहीं होगा। इसके बाद है वाक्य विभाग। तो और वाक्य विभाग क्या है? शब्दों का सार्थक समूह जो एक पूरे भाव की प्रतीति करता है। शब्द जो है खाली एक वस्तु के बारे में बताता है कि फला ये क्या है, पेन है, ये क्या है, पंखा है, ये तो ये इससे एक चीज के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उस समस्त वस्तु की पूरे भाव को प्रदर्शित करने के लिए वाक्य की आवश्यकता होती है और वाक्य से ही जो है भाषा का विकास माना गया है। इस प्रकार से जो है व्याकरण के 3 भेद बताए गए हैं जो भाषा को एक व्याकरण के अंदर परिष्कृत करने का कार्य करता है। आज व्याकरण है वो भाषा का मूल आधार है और वो भाषा को परिमार्जन करने का कार्य करता है। एक व्यक्ति को, एक बालक को भाषा के समस्त व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी वह भाषा की शुद्धता को और भाषा के परिमार्जन को और सही ढंग से लिख और पढ़ सकता है।